हाय गाइस। तो हमने इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना। नॉट योर रिलेशनशिप, इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट। अब आप लोग बोलोगे एनवायरनमेंट क्या होता है? अब आप लोग बोलोगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जो आपको सराउंड करती है उसको ही आप एनवायरनमेंट बोलते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अब हमें ठंडी लग रही है क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है ना। तो अब हम देखते हैं जो इकोलॉजी वर्ड है, क्या ये अभी आया है? नो, कितने पहले भी जो ग्रीक लोग थे बड़े स्मार्ट थे, इन्होंने 1868 में ही इस वर्ड को कॉइन कर दिया था। इन्होंने इकोलॉजी वर्ड को तोड़ा दो पार्ट्स में, ऑइकस एंड लोगस। ऑइकस मतलब जहाँ पर कोई रहता है, और लोगस का मतलब होता है उसकी स्टडी करना। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर, होम ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसकी एक क्लासिक मतलब हायरार्की होती है। ऑर्गेनिज्म आता है पहले, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर इकोसिस्टम आता है, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर आता है। ओके, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पर। इकोलॉजी जो है ये बहुत ही पुराना है। जितना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन पुराना है ना, उतना ही पुराना आपका इकोलॉजी भी है। ओके, तो पहले क्या होता था प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ नॉलेज थी। देखा है ना, आपके मम्मी पापा को या आपकी दादा दादी को, उनको पता होता है कि हाँ इस पत्ते का इलाज ये है, क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को ही इतने अच्छे से स्टडी किया है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए उसको ही यूज़ करते हैं। हमारे एंशियंट बुक्स जो थी, चारक समिति, सुश्रुता समिति, इसमें भी इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो मीन्स इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट वाज एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन। अब मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट क्या होता है। जो भी चीज़ आपको सराउंड करती है वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, सिम्बायंट्स, एनिमल्स, मैन, ये सब बायोटिक हैं। और एबायोटिक क्या होता है? एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, गैसेस, फायर, ग्रेविटी, सॉइल, ये सब एबायोटिक है। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग होता है, और बायोटिक का मीन्स होता है लिविंग। ओके, अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का साथ जो हमारा रिलेशन है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और एनवायरनमेंट में हम इंटरैक्ट करते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल है एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश। अब आप इमेजिन करो, एक फ़िश है, ठीक है, मैं एक मछली हूँ। अब मैं पानी के अंदर हूँ, तो मेरा बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होगा? पानी के अंदर तो बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लैंक्टन्स भी होते हैं, तो वो सब तो बायोटिक होंगे। पर मैं सोचूं कि एबायोटिक क्या होगा, तो वहाँ पर लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब आपका एबायोटिक होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश के बारे में, तो उसके अंदर का पार्ट होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना बहुत सारे ऑर्गन्स, ऐसे ही होगा। तो अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, तो आप क्या होती है? बीमारी हो जाती है। जैसे आपको बुखार होता है, बुखार कब होता है? जब बाहर का टेम्परेचर अलग है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। तो यही काम तो फिश के साथ भी होगा ना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। पहला होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जो अपने आप से अकेले रह सकता है, जिसको रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इट्स अ जोक। तो इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, और फंगाई भी होते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे किडनी होती है, लिवर होता है, लंग्स होते हैं, ऐसे बेचारे इंडिविजुअल के भी तो होते हैं, चाहे वो कोई भी हो इंडिविजुअल। तो ये जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे काम को कराने में, पूरी बॉडी के प्रोसेस को फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ओके, आता है पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन मतलब कि एक ही स्पीशीज़ है, एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कैसे होती है? जैसे कि हम बहुत सारे ह्यूमंस हैं, हम सब लोग एक साथ रहते हैं ना,
तो हम बन गए होमो सैपियंस, हम एक स्पीशीज़ हैं और हम लोग एक जगह रह रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, हम पॉपुलेशन बना रहे हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है बर्थ से और इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन मतलब कि आपके देश में कोई नया पर्सन आ गया, ठीक है। और कम होती है पॉपुलेशन डेथ से और एमिग्रेशन से। अब आता है एक टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितने इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया पर रह रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट कम्युनिटी। अब क्या आप सिर्फ ह्यूमन के साथ ही रहोगे क्या, बोर नहीं हो जाओगे? तो हमें तो डॉगी भी चाहिए, हमें तो कैट भी चाहिए, हमें तो अलग अलग स्पीशीज़ चाहिए जिससे हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। डॉग्स आर रियली लॉयल, तो हमें तो डॉग्स भी चाहिए ना। तो क्या हुआ, कम्युनिटी मतलब होता है कि एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी दो तरह की होती हैं, मेजर और माइनर। मेजर में बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी आती हैं और माइनर में छोटी छोटी आती हैं, ओके। अब है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं अलग तरह की। ह्यूमंस भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, और सबका एक पर्टिकुलर रोल होता है जो वो लोग बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेचर, ओके। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। जैसे कि आपकी न्यूफ्रॉन जो होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। न्यूरॉन जो होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी नर्वस सिस्टम की। ऐसे ही बायोस्फीयर की भी तो होनी चाहिए, तो वो होती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ मज़े में रह रही होती हैं, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। चाहे प्लांट हो, ट्रीज़ हो, एनिमल्स हो, फिश हो, बर्ड्स हो, पीपल हो, सब इकोसिस्टम में आते हैं। अगर इकोसिस्टम हेल्दी होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो है अच्छी बात होगी, है ना। अब इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। एबायोटिक के अंदर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, लाइट है, कुछ केमिकल्स हैं, वॉल्केनो, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, ये सब एबायोटिक हैं। अब आता है एबायोटिक फैक्टर्स में, देखो वही सेम दे रखा है। एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? सन से मिलती है, वाटर है, एयर है, लाइट है, कुछ केमिकल्स हैं, वॉल्केनो, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, ये सब एबायोटिक हैं। अब आता है एबायोटिक फैक्टर्स में, देखो वही सेम दे रखा है। एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? सन से मिलती है। रेनफॉल, पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। टेम्परेचर, आपकी बॉडी भी ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही काम करती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। सबस्ट्रैटम वर्ड सुन के थोड़ा डर मत जाना, क्योंकि ये सॉइल के लिए बोला गया है। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, ओके। ऑर्गेनिज्म जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ओके। अब कैसे डिपेंड करता है ये? लैटिट्यूड में जाओगे आप, हाई लैटिट्यूड पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा। पोलर होता है, ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट क्लाइमेट भी होता है, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको पढ़ा चुकी हूँ, फिर से वही बात बोल रखी है इन्होंने। ऑटोट्रॉप्स बचपन से पढ़ते आते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से, सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। इसमें मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। माइक्रो में बेचारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, मैक्रो में हार्बीवोरस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज के लिए इतना क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड वंदे मातरम।